हुकूमत ने लिया आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का फैसला, इसमें इतना इब्हाम क्यों रहा, क्यों इतना लेट किया गया? क्योंकि ज़ाहिर है फियर ऑफ अननोन जो रहा वो मईशत में उसका असर पड़ा है उसका बहुत। सबसे पहले तो कि कोई भी हुकूमत इन पर्टिकुलर हमारी हुकूमत जो नहीं चाहती थी कि कर्ज़ों की तरफ हम हाथ बढ़ाएं, हम चाहते थे कि खुद इन्हिसारी से अपने ही वसाइल से ये इस क्राइसिस से निकलें। मैं भी कुछ आर्टिकल्स देख रही थी अप्रैल 2018 के, उसमें यही लिखा हुआ है कि जी 10 बड़े बड़े मसले मसाइल है पाकिस्तान को। अप्रैल से ये प्रेडिक्शन से कि हालात यहाँ तक आने हैं, ठीक है। तो अब किसी और पे ब्लेम डालने से बेहतर ये है कि अब मैं बताऊं कि ये इब्हाम जिसकी आप बात करें क्यों हुआ। हमारी कोशिश थी, है और रहेगी। हमने शॉर्ट टर्म मसले के लिए तो शायद आईएमएफ के पास चले जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये डिपेंडेंसी मुल्क को ख़त्म कर देती है। अब इसका हुआ क्या नतीजा? मैं जिस इलाके से हूँ जी वहाँ पे पहले गैस और बिजली के मसले हैं। अब जो हमारे गांव वाले लोग फ़ोन करके बता रहे कि जी पहले गैस भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी और अब महंगी भी हो रही है। सो एक कॉमिकल सी सिचुएशन हो जाती है एक बेचारे आदमी की जिसकी तनख्वाह 5,000, 10,000, 12,000 दिहाड़ी वाले लोग हैं। सो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम अपने सारी रिसोर्सेज पहले करें। अगर डे वन से हम कहते थे आईएमएफ के पास जा रहे हैं, ये कौम से भी धोखा था, अवाम से भी धोखा था और हमारे वादा खिलाफी थी। तो इसका मतलब है जो पहले बातें हो रही थी सऊदी अरब के पास हम जा रहे हैं, ऑयल डेफर पेमेंट के हवाले से बात हो रही है, बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां से भी हम बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, तो टू एन एक्सटेंट क्या उसमें नाकामी हुई है हमें? देखिए जी कहते हैं ना कि इमरजेंसी सिचुएशन रिक्वायर्स इमरजेंसी मेजर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी टर्न अराउंड दे सकती है आपको? आपके तो जी करंट अकाउंट डेफिसिट, आपके फिस्कल रिजर्व्स, आपके तो वो इमरजेंसी एज आई सेड इशूज़ हैं। तो एक इमरजेंसी शॉट इन द आर्म लगेगा और उसके साथ साथ ये नहीं है कि हम 100 दिन बाद ये इमरजेंसी ख़त्म होगी फिर नया काम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक और नहीं। ये पैरेलल में सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स का भी हो रहा है इंतज़ाम, मीडियम टर्म का भी, लॉन्ग टर्म का भी। तो क्या फिर सऊदी अरब को थर्ड पार्टनर बनाने जा रहे हैं सीपैक में? और अगर ऐसा है तो क्या चीन के उसके कोई रिजर्वेशंस तो नहीं है चीन के? सीपैक हमारे पाकिस्तान के बाकी जितने बायलैटरल मुआहदे हैं उन्हीं की तरह है। मैं आपको एक मिसाल देती चलती हूँ कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से। हमारे जितने भी FTAs हैं चाइना के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, PTI हमारी हुकूमत आने से पहले भी हम उसके रिव्यू में या सेकंड फेज में जा रहे थे। FTA आप इसलिए करते हैं या कोई भी इकोनॉमिक एग्रीमेंट आप इसलिए करते हैं कि आपको मुल्क और कौम की बेहतरी चाहिए। इसलिए आपके सवाल का जवाब कीजिए सीपैक में सऊदी आ रहा है कि नहीं, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर चाइना और पाकिस्तान फैसला करें कि जी हम किसी और को इसमें ऐड करना चाहें, किन कंडीशंस पे करना चाहें और किस मकसद के लिए, वो तो देखी जाएगी। लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि एट प्रेजेंट इस गवर्नमेंट ने किसी भी सीपैक के प्रोजेक्ट से कोई 1 रुपया ना निकाला ना डाला है। थिंग्स आर ऑन कोर्स। हाँ, गुफ्तशनीत हो रही है, बातचीत हो रही है कि जी इसमें जिस तरह हमारे अमरीकी दोस्त है प्रेसिडेंट ट्रंप को अक्सर कहते हैं जी अमेरिका फर्स्ट, हम वो नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप मोहम्मद महाथीर साहब जो मलेशिया के हैं उनकी गुफ्तगू सुन लेती, कुछ ही दिनों पहले आई थी, उन्होंने ये कहा था कि जी देखिए जिस किसी भी मुआहदे में अगर मेरे मुल्क का और मेरे मुल्क के लोगों का फ़ायदा ना हो तो हम क्यों ना उस एग्रीमेंट को रिव्यू करें। वो भी चाइना के साथ यही कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये गलत सिग्नल्स आए हैं हमारी नेशनल असम्बली के फ्लोर से, ये गलत सिग्नल्स आ रहे हैं हमारी कॉलीग से, और मैं उसको नहायत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म का रवैया कहूँगी कि अगर हम ये कहते हैं कि हम चीन से बात करना चाहते हैं अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू में, इसमें क्या बुरा है? अगर हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी का, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी का ज़्यादा फ़ायदा हो, चीन भी यही चाहेगी, क्यों नहीं? हर मुल्क ये चाहता है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल बातें हुई हैं और इसमें कोई बेसिस नहीं है। पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस टू एवरीवन। आए लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ठीक है, शानदारा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, कैसर बंगाली, डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का इस वक्त लाहौर में अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है, शॉर्ट एंड आर्म की बात की जा रही है कि जाहिर है इससे पहले जो हम
हम भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को जाना पड़ेगा आईएमएफ में, और जाना भी चाहिए क्योंकि इकोनॉमी को डिसिप्लिन करना है। और आईएमएफ के पास आप जाएंगे तो एक बेंचमार्क होगा, आईएमएफ आपको सबसे सस्ता तरीन कर्जा देगा, और जो आईएमएफ आपको लेटर ऑफ कंफर्ट देगा उसके ऊपर दुनिया भर की जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल एजेंसीज, डोनर एजेंसीज जो है वो भी आपको कर्जा देंगी। नाउ ये एक रास्त इकदाम है, लेकिन ऑपोजिशन इसे किस तरह से लेगी, इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स होगी ऑपोजिशन की? अनवर हाशमी। देखें इमरान सुल्तान, ये तो एक हकीकत थी और असद उमर साहब भी इस हकीकत को जानते थे, लेकिन अपने कायद को वो उस दावे से नहीं रोक सके कि अभी कशकोल नहीं तोड़ना, क्योंकि बहरहाल हमें कशकोल उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अदाद-ओ-शुमार असद उमर साहब को भी मालूम थे। वही बात तनकीद का इसलिए सामना करना पड़ रहा है उन्हें कि वो ये दावा कर बैठे थे दीगर दामों की तरह कि ये काम भी हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस मुल्क में इलेक्शन से पहले जी इलेक्शन से पहले और अपने पार्लियामेंट के पहले खिताब में भी उन्होंने ये इशारा दिया था। लेकिन चलो इस बात को छोड़ देते हैं। हकीकत यही है कि जब रुपया आपका कागज़ के टुकड़े के बराबर होता जा रहा हो और आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट हर साल जो है 18 बिलियन डॉलर की हो रही हो और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 14 बिलियन डॉलर का हो और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9.6 बिलियन डॉलर हों, जो कि 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर काफ़ी नहीं है, और उसमें से एक माह गुजर गया और आप मईशत को बेहतर जानते हैं कि अगर 2 माह से कम इंपोर्ट होगी तो आपको वर्ल्ड बैंक और एडीपीबी जो है अपनी ट्रांजैक्शन बंद कर देगा, ये उनका कानून है। तीसरी बात यह है कि अभी तो चलो इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ से रजू करने का फैसला किया है। अभी आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आपको मिनिमम जो है वो 8 से 10 बिलियन डॉलर चाहिए ये अगले चंद महीनों को रन करने के लिए। लेकिन आप वाशिंगटन की उस बयान को नजरअंदाज न करें जिनका 70% हिस्सा जो है वो आईएमएफ में है, उनके बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव में, और आईएमएफ की बात के साथ ही चलता है और वो इशारा दे चुके हैं कि हम ये वॉच कर रहे हैं कि ये बेल आउट पैकेज जिसकी तरफ पाकिस्तान कोशिश में लगा हुआ है, क्या ये चाइना के साथ ट्रांजैक्शन में या उसकी पेमेंट में तो नहीं होगा। उनके अल्फाज उसको तो पहले एक्सक्लूड कर दिया। इस वक्त डॉक्टर कासिम बंगाली ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, बाकायदा उसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी कि आईएमएफ में अब पाकिस्तान जाएगा। ये फरमाइएगा कि किस हद तक ये दुरुस्त फैसला है, क्योंकि बात है मईशत की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करने के हवाले से कितना ज़रूरी था, और इसके ऊपर जो इतनी अब देर हुई उस देर से कितना नुकसान हुआ। इमरान सुल्तान सवाल मुझसे कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ नहीं कैसर साहब, मैं आपसे ही कर रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सही। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे राब्ता करने की, दोबारा कोशिश करेंगे। अनवर हाशमी, जो बात इस वक्त चल रही थी कि ऑपोजिशन जो है वो इसको किस तरह से लेगी, अभी जाहिर है कि ऑपोजिशन तो शहबाज शरीफ साहब के वाले मामले में अटकी हुई है, लेकिन कल से इसके ऊपर क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, अपोजिशन का एक तो मौक़िफ़ ये है जो आपने अपने इंट्रो में कहा था कि इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और पहली तो बात है कि इमरान खान के बारे में तो ये आइडियल सोच थी कि जब इमरान खान हल्फ लेंगे तो इन्वेस्टर भी आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आएंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान का डैम फंड में कम पैसे देना अभी तक ये भी एक सवालिया निशान है। अपोजिशन जो कह रही है वो इस अंदाज में तनकीद कर रही है कि जब इमरान खान ने खुद ही ऐसे अदाद-ओ-शुमार निकाले हैं कि 28,000 अरब रुपया पाकिस्तान पे कर्जा मौजूद है, तो मुझे बताएं कि आपको मजीद कर्जा कौन देगा। ये अदाद-ओ-शुमार भी डिस्कस होने वाले हैं, आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछिएगा कि ये 28,000 अरब का फिगर इमरान खान कहाँ से लेते हैं। इसमें उन्होंने हाल ही तक के जो है CPEC के जो लोन हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर आते हैं वो भी शामिल कर लिए हैं, बिजली के प्रोजेक्ट जिसमें इक्विटी लोन भी हैं, जनरल लोन भी हैं, वो भी इमरान खान ने शामिल कर लिए हैं। तो उनको ये भी माहिरीन को समझाना चाहिए था कि इतनी खौफनाक पिक्चर भी अगर आप वो पोर्ट्रे करेंगे तो फिर भी इन्वेस्टर भी भागेंगे और लोन देने वाले भी नहीं होंगे। तो अपोजिशन अभी तक ये तनकीद कर रही है कि इमरान खान सही हिसाब पेश नहीं कर रहे। आखिरी सेंटेंस उनका कहना है कि अगर यही हुकूमत कंटिन्यू करती मुस्लिम लीग नून की
थी तो क्या स्क्रीन पे ये खौफनाक मंजर होता? उनका दावा है कि उनको चलाना आता है कि रीशेड्यूल कैसे किए जाते हैं लोन। इमरान खान साहब हर चीज़ पे एक शोर बर्पा कर देते हैं। अदरवाइज हकीकत है कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन इतना खौफनाक नक्शा भी एक हुकूमत को नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है कि ये जहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो भी अपने उसी में आई। अच्छा, शानदारा साहब के पास दोबारा चलना चाहेंगे जी। बात यह है कि इलेक्शन से पहले अभी जो अनवार हाशमी ने बात की वही मैं भी आगे लेके चलूंगा कि इलेक्शन से कबल कहा गया था कि प्लान आपके पास है, प्लान रेडी है, बस खान साहब आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, मईशत को ऐसा टीका लगाएंगे कि वो एक तनावर दरख्त बन जाएगी। लेकिन अब तक पीटीआई ऐसा नहीं कर सकी। ट्रेड पॉलिसी के हवाले से क्या आपके पास क्या किया आप लोगों ने? जी देखिएगा जी, जहाँ तक तजारती पॉलिसी का ताल्लुक है, ये पहले होती थी 1 साल की, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं। फिर ये हो गई 3 साल की, और 2018 ही में हमने फैसला किया कि जो 2015-18 का स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क था, यानी कि तजारती पॉलिसी का, उसको हम आइंदा 5 साल के लिए बनाएंगे। वो कोइंसाइड हो गया पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के साथ। उसमें काफ़ी सारी हमने स्टेक होल्डर्स यानी जो बिजनेसेस हैं, स्मीडा है, जितने भी हमारे इफेक्टिव होंगे इस ट्रेड पॉलिसी की, उनसे बात जारी है इस हुकूमत के आने से पहले की। लेकिन आपने सबसे बड़ा शायद इकदाम देखा हो इस हुकूमत का कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि हमने 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ, कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा कर दिया। ये दुनिया में से है। आप जापान देख लें, आप मलेशिया देख लें, मिट्टी बोलते हैं बहुत ममालिक में। इस हुकूमत आते साथ ही ये एक बड़ी ही सुपर मेगा मिनिस्ट्री बनाने का फैसला, उस पर हमारे एडवाइज़र साहब ने स्पेशल टू प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जैसे बिजनेस मैग्नेट को लेके आना, मुझे वहाँ का पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है तिजारत का। तो ये सारे काम जी हो रहे हैं। आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा जी, 60 डेज़ इन हमने एक ट्रैकर लगा दिया है इंटरनेट पे, जिसमें आप एक माइलस्टोन, हमारे जितने 100 डे एजेंडा में प्रॉमिसेस थे, एक प्रॉमिस का जी माइलस्टोन हम खुद अपने आप को ट्रैक करें। दूसरे को हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी एजेंडा माइलस्टोन में फेल होते हैं या अपने तवक्कुआत पे नहीं उतरते, वो हम खुद ही उधर बताएंगे। आवाम को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना अपोजिशन को। वो किस लिए हम कर रहे हैं? देखिए, आप हर चीज़ को थ्योरी में नहीं ले सकते। ये हम आवाम के साथ, आवाम की ज़िंदगी के साथ खेल नहीं सकते जी। ये वादा कर दिया, ये करेंगे। अगर खुदा न खासा किसी एक चीज़ का अवाम पे गलत असर आए तो क्या फिर हम उससे बन जाएंगे? क्या हम लोगों पे जुल्म करेंगे? क्या हम उनको प्रेशराइज करें कि जी हमने तो वादा किया था, हमने वादा पूरा कर दिया, अब आपसे जो होना हो जाए आपके साथ? ऐसे नहीं होगा। हम हर एक चीज़ मेजर कदम फूक के ले रहे हैं कि जी किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। स्पेशली जो हमारे सबसे वल्नरेबल तबका है, जो सेगमेंट है पाकिस्तान का, वो पहले ही बहुत रुल चुके हैं। और ऐसे हमारा कोई ना हमारी नीयत है और ना कोई ऐसा काम करेंगे अगर जिससे लोग कहते हैं ना कि यूटर्न, हमें यूटर्न अपने एक नहीं हम 3 लेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे कॉमन मैन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। ठीक है कि आज अगर डिस्कस किया जा रहा है पूरे रोड मैप को, इन सारी चीज़ों को, प्लान को, 100 डेज एजेंडा को, सारी चीज़ों को, तो अब तक जो डिले हुआ, जाहिर है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं था तो अब तक जो डिले हुआ उससे एक फियर ऑफ अननोन से कितना नुकसान हुआ और ऐसा क्यों हुआ? मेरा नहीं ख्याल है कोई बहुत नुकसान हुआ है। जो सियासी जो मैदान होता है उसमें थोड़ी सियासत भी खेलनी होती है। मेरा ख्याल है हुकूमत चाहती थी कि ये आवाम को बताएं कि हम तमाम ऑप्शंस देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को भी पता है, आवाम को भी पता है कि जो शराइत आनी है उससे कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान के आवाम को, ख़ास तौर पे गरीब आवाम को। हुकूमत को भी पता है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि तमाम ऑप्शंस हमने देखे हैं और कोई अगर नहीं चला तो फिर IMF के पास गए हैं। लेकिन सर बड़ी उम्मीद हो चली थी ऑयल डेफर पेमेंट की सऊदी अरब से, फिर उसके बाद चाइनीज़ का नाम दिया जा रहा था, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सऊदी अरब पाकिस्तान में आ रही थी। तो क्या ये नाकामी है फिर हमारी? देखिए, ये जो लोग थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं मईशत की, उनके लिए ये बेमायने बातें थी। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट चले, हमें इस वक्त फौरी तौर पे 10 से 12 अरब डॉलर की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो 10 अरब डॉलर पहले नहीं देगा।
वो अगर ऑयल रिफाइनरी या कुछ भी लगा रहे हैं, उसकी फीजिबिलिटी तैयार होगी, उसकी फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट्स होगी, 2-3 साल तो वैसे ही लग जाते हैं सही इस किस्म की चीज़ को। पाकिस्तान को फौरी चाहिए, एक चेक चाहिए $10 अरब का, तो वो तो ना चाइना ने देना था, ना सऊदी अरब ने देना था, ना किसी और ने देना था। ये मुमकिन नहीं है, अगर वो देना चाहें फिर भी नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अप फ्रंट कैश का कोई चेक नहीं देता है। तो ये सिर्फ IMF के पास हम ले सकते थे। IMF के साथ जिस दिन अग्रीमेंट होगा उसके दूसरे दिन डॉलर का इनफ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ज़ारे के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर इस्लामाबाद, जहां पे शंदाना गुलजार पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अनवार हाशमी लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी, अब ज़ाहिर है कि डॉलर इस वक्त जो है काफ़ी अब IMF के प्रेशर के बाद और डॉलर नीचे आएगा और महंगाई और बढ़ेगी, तो अवाम, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कड़े घूंट के लिए तैयार रहें, कुर्बानी के लिए तैयार रहें। कहाँ तक अवाम कुर्बानी दे सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की, और असद उमर साहब ने जब ये आपको IMF का अंदिया दिया तो साथ एक लॉलीपॉप दिया, जो कि वही मसला आ जाता है कि तजाद पैदा हो जाता है। तो वो बताने लगे कि इसका असर आम आवाम पे नहीं पड़ेगा, हम उन पे बोझ नहीं डालेंगे, बड़े तबके पे बोझ डालेंगे। उन्होंने कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया कि बड़े तबके पे कैसे डालेंगे। मसलन IMF के जब भी आपने लोन वापस करने होते हैं तो पिछले 3 दहाइयों का आप रिकॉर्ड चेक कर लें। जहाँ जहाँ आम तौर पे जो डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है वो या तो बिजली के बिल में हुई हुई है, या गैस के बिलों में हुई हुई है, या सैलरी पर्सन पे जो टैक्स लगता है, तो ये इस तरह की जो बुनियादी चीज़ें हैं इस पे टैक्स लगाया जाता है या उनसे वसूलियाँ कर ली जाती हैं। पहले तो प्रैक्टिस ये रही है, तो इसलिए एक तो ये चीज़ वाज़े कर देनी चाहिए कि आवाम पे कैसे बोझ नहीं। आवाम पे तो बोझ डल गया है कि तकरीबन अगले चंद सालों में ये रुपया 125 फी डॉलर के हिसाब से जाने लगा है। तो आपकी 15% आमदनी पिछले 6 महीनों में कम हो गई है रुपया डीवैल्यू होने से। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा, यानी कि एक तो लोगों की आमदनी कम हुई है और उसी लिहाज से महंगाई भी हुई है। तो ये कैलकुलेशन बड़ी खौफनाक है, जिसके बारे में बार बार जो है गवर्नमेंट कह रही है कि अभी आपको कुछ बोझ बर्दाश्त। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, जब डॉलर 105 था तब कैसर बंगाली साहब ने कहा था कि दिसंबर तक वो 150 का देख रहे हैं डॉलर, और IMF प्रोग्राम में अगर हम गए। बंगाली साहब, क्या आप अपने स्टेटमेंट पे कायम हैं? देखिए, जब एक पेशन गोई होती है कि हालात ख़राब होने वाले हैं, कई ख़राब हो जाते हैं, तो ये बात सुन के खुशी नहीं होती है कि मैंने तो कहा था। हमें तो खुशी उस बात पे होती कि जब हम गलत साबित होते, लेकिन हम गलत साबित नहीं हुए हैं, बढ़ता चला गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि दिसंबर तक 150 हो जाएगा। ये और बात है कि IMF के पैसे जब आएंगे, IMF के डॉलर का फ्लो शुरू होगा, तो रुपए की कीमत में इस्तेकाम आएगा। उसके बाद इस वक्त अगर 130 है तो थोड़ा इस्तेकाम ज़रूर आएगा, लेकिन ये वक्ती तौर पे इस्तेकाम होगा, क्योंकि जब तक हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से दोगुना से ज़्यादा है, जब तक ये है तब तक रुपया प्रेशर पे रहेगा और डॉलर महंगा होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बड़ा कड़ा वक्त है। इस्लामाबाद में जो शानदाना गुलजार साहब आए, आप से चाहेंगे, क्योंकि अब बात ये हुई कि ट्रेड, और ट्रेड से हम निकल सकते हैं अगर हम ट्रेड सरप्लस में आ जाएं, हम बैलेंस के अंदर आ जाएं। अफगानिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डिप्लोमेसी की कितनी गुंजाइश है? जाहिर है कि पाकिस्तान की भारत के साथ हो रही है इस वक्त ट्रेड, लेकिन वो दुबई के वाया दुबई हो रही है। तो हुकूमत का क्या विजन है रीजनल ट्रेड को फरोग देने के लिए, इस भंवर से बाहर निकलने के लिए? देखिए जी, अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर है, उसके साथ जितनी पाकिस्तान ने मदद की है उनके रेफ्यूजी क्राइसिस में, उनके वॉर टाइम में शायद ही किसी मुल्क ने उनके साथ की हो। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने 2 साल से उन्हें इन्विटेशन दी है। उनके ट्रेडर भी बहुत कीन है कि हमारे साथ वो, और ये सारी बातें दोबारा सही हो, और इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। लेकिन ये भी है जी कि जहाँ तक इंडिया की बात है, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि इज़्ज़त और इक्वालिटी, उनके बगैर हम टेबल पे आएंगे नहीं।
हम इक्वल पार्टनर हैं। वो बेशक दुनिया में एक बिग ट्रेडिंग नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी मुल्क किसी से कम नहीं। रही बात अफगानिस्तान की, तो इंशाल्लाह दोनों ममालिक के साथ कोशिश हमारी तरफ से जारी रहेगी। हम किसी कोशिश, तो आप इस वक्त देख रही कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 9 अरब का में 2 महीने से कम कभी इंपोर्ट कवर हमारे पास है। तिजारती खसारा इस वक्त $37 बिलियन, रिकॉर्ड $37 बिलियन है। मुआशी इस्तेहकाम क्या वाकई इस वक्त आप समझ रही हैं कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है? अगर है तो मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या किया जा रहा है अब? बिल्कुल जी, ये तो जी सुसाइडल होगा कि इन हालात को देख के भी कोई सॉलिड काम ना करे। देखिए, जो कहते हैं सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑन आवर हेड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर अनप्रिपेयर्ड। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हमने जितने इक़दाम किए हैं और कर रहे हैं, उनमें से बहुत हम खुफिया या सीक्रेट इसलिए रखते हैं कि आपने मुल्क और कौम के बका के लिए काम करना होता है, ना कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। जितने भी हमारे मुआहदे होंगे, जितनी भी हमारी अग्रीमेंट्स होंगे, वो आएंगे पब्लिक में, लेकिन जब तक हम एक ऐसी बेसिस सिक्योर ना कर लें जिसमें हमें फ़ायदा हो। लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत होती हैं जी, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना था, क्योंकि ये पैसे हमने वापस भी देने हैं। जो हम सॉलिड काम कर रहे हैं, असेंबली में आपने सुना होगा, असद उमर साहब बताते भी रहे हैं, साथ साथ में पब्लिश भी होती रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम नहीं कर सकते। अलबत्ता ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि हमें फॉर इंस्टेंस नेपरा से एडवाइस मिली कि जी बिकॉज ऑफ द करंट इश्यूज़ आप ₹4 प्राइस रेस करें ये पावर टैरिफ में। लेकिन फैसला हमारा ये हुआ है कि एंड में होगा जो भी, अगर हमें वेदर गैस प्राइसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, जो हमारा वो मोस्ट वनरेबल सेगमेंट है, उसको नहीं टच करेगा। दैट सिंपली मीन्स कि पीपल लाइक यू एंड मी, तनख्वाहदार लोग, अपर मिडिल इनकम और अपर इनकम, जो हाईएस्ट आपका इनकम स्टार्ट है, somebody will have to pay the price for this। देखिए, आप इस मुल्क में रह रहे हैं, मैं इस मुल्क में रह रही हूँ, कुर्बानी हमको देनी होगी। जो सबसे वीक है, जो सबसे कमज़ोर है, उन पे ये नहीं आएगी, लेकिन हम पे ये आएगा बोझ ज़रूर, और बहुत सारे लोग चीखेंगे। आखिर करेंगे क्या आप लोग? क्या पॉलिसी है ज़हन में? बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए ना, सप्लाई साइड कैपेसिटी के अलावा आपके मुल्क में एक जो अलमिया है और जो बाकी ममालिक इसको ठीक कर चुके हैं, हम पिछले 70 साल में नहीं कर पाए। इसमें कि जो 70 साल में नहीं हो, वो 100 दिन में एक्सपेक्टेशन हो रही है, बट डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। और वो क्या हम करेंगे? टैरिफ पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब टैंडम में चलेंगी तब कुछ होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि जी एक बंदा अलिफ कह रहा है, दूसरा बंदा 1 कह रहा है। इसको तो कोई ना कोई आपने होल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लानी होगी। तो अनवार साहब, इस वक्त तो बात हो रही है चीखें की, अपर मिडिल की और अपर क्लास की, तो आप तो इस वक्त बड़ा थोड़ा हिसाब किताब जमा करके रखें, मुश्किल वक्त आने वाला आप पे। देखिए, $12 अरब अगर उन्हें मिल जाता है तो आप बताएं कितने दिन चलेगा। इंपोर्ट वो वाली जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपोर्ट जो है वो रेगुलर आ रही हैं, कुछ दिफाई साजो सामान से मुतल्लिक़ हैं, कुछ और बहुत ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं। ये तो पीनट है, ये तो हो गया। $12 बिलियन आपको मिल गया और आपको चंद दिन का सारा मिल गया। तो बेसिकली तो आप कौम को वही बात है कि पूरी तस्वीर दिखाएं कि ये टेनोर नहीं, अगले टेनोर में रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये कहेंगे तो ये वाला मंसूबा तो नवाज शरीफ भी कर चुके थे कि मैं आपको अगले 10 साल में कशकोल तोड़ के दूंगा। बहरहाल आप सी पैक जो कि राहदारी मंसूबा है, उसकी 10 साल बाद, जब 15 साल बाद आमदनी आनी है, आपके पास गवादर पोर्ट है, आपके पास बिजली के मंसूबे जब वो एस्टेब्लिश हो चुके होते तो यकीनन उससे फ़र्क पड़ता। तो इसलिए एक चीज़ है कि मुकम्मल नफ़ी भी ना करें पिछली गवर्नमेंट के मंसूबों को और आगे प्लान बताएं, क्योंकि जो असल चीज़ है एक्सपोर्ट, मसलन आप ना तो एड्रेस कर रहे हैं, आपकी टेक्सटाइल बंद पड़ी है। आपका एक दौर था कि लेदर एक्सपोर्ट करते थे, चावल एक्सपोर्ट करते थे, आपकी कॉटन और फिर टेक्सटाइल सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपोर्ट थी। तो ये चीज़ों तो कोई सोच ही नहीं रहा कि इनका हाल क्या हुआ पड़ा है। IMF हो जाएगा। और आखिरी बात जो है वो बात टालने वाली नहीं है कि आपने सऊदी अरब और चाइना से और UAE से रजू तो किया, वो भी कौम को बताएं कि उन्होंने आपको ये आर्जी मदद देने से क्यों इनकार किया। ये ऐसे नहीं है, ये एक सवाल बनता है। जाहिर है कि कोई टैक्सपेयर का पैसा क्यों ऐसे मुल्क को देगा जिसका मुआशी क़िबला ही दुरुस्त ना हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि समवन हैज टू पे द प्राइस, तो क्या वाकई आवाम के ऊपर नहीं आएगा? जो बात की जा रही है कि गरीब आवाम जो इससे हर्ट नहीं होंगे, एज फाइनेंस मिनिस्टर सेड, क्या होगा वाकई ऐसे? जो इस वक्त
ढांचा है माशी पॉलिसी का, तो सारा नज़ला तो गरीब पर ही पड़ेगा, जो मर्ज़ी आप कह लें। और अगर हुकूमत चाहती है कि गरीब पे ना पड़े तो फिर एक दो इक़दाम लेने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी रिसिपेंट्स हैं उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दें, और जितने मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनको कम से कम 1000 रुपये महीना दें, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है। और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा हुकूमत अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें और वेल्थ टैक्स को दोबारा लगाएं, और जितने इस मुल्क में अमीर लोग हैं तकरीबन 5 मिलियन फैमिलीज़ होंगी जिस पे वेल्थ टैक्स लग सकता है। 5 मिलियन से मतलब 50 लाख फैमिलीज़ जी वेल्थ टैक्स लगाया जा सकता है अगर सही तरह से लगाएं। तो ये वो एक तरीका होगा कि इसका बोझ जो है, इसकी जो कीमत जो है वो हम अमीर तबके से भी हासिल करें। लेकिन सर मसला सारा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके जो वोट बैंक्स होते हैं वही ऐसी चीज़ों में रुकावट बनते हैं, और आवाम 17% जीएसटी हम दे रहे हैं। आपने एक प्रेजेंटेशन में भी कहा कि 17% जीएसटी खुदारा कोई कौम देती है, कभी किसी से लिया जाता है, ये तो ज़िवा किया जा रहा है कौम को। ये मेरा बहुत पुराना मौक़िफ़ है कि हमारा जो इंडस्ट्री पे जीएसटी है वो 5% होना चाहिए। ये जो रिफ़ंड और एडजस्टमेंट का निज़ाम ख़त्म करें कि इससे हुकूमत पैसे लेके बैठ जाती है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री के पास कैश फ्लो नहीं होता, वर्किंग कैपिटल नहीं होता काम करने का। तो 5% लें और ये निज़ाम ख़त्म करें। इंडस्ट्री को मोस्ट फेवर्ड सेक्टर का ट्रीटमेंट दें। आपने इससे पहले सवाल पूछा था इंडिया और अफगानिस्तान से तिजारत करने का। बात यह है कि पिछले 40 साल में हमने अपनी इंडस्ट्री को कमज़ोर किया है, और अब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है, हम बनाते कुछ नहीं है। हम चादर और तौलिए के अलावा टेक्सटाइल में भी कुछ नहीं बनाते हैं। तो ये जो हम चीज़ें बेचने को जा रहे हैं उसकी कीमत बहुत कम है इंटरनेशनल मार्केट में, और हम दूसरे ममालिक जो हैं वो हमसे सस्ता बना के बेच सकते हैं। तो तिजारत करने के लिए भी हमारे पास नहीं है, चूँकि 30-40 साल से हमने अपनी सनत को कमज़ोर किया है। यानी हम एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से निकल के और सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टेट रह गए। एज यू सेड के इस वक्त ज़ाहिर के वर्किंग कैपिटल जो है वो इस वक्त नहीं है कंपनीज के पास, सनतों के पास। शानदाना साहबा फरमाइएगा, इस वक्त एग्जिम बैंक का क्या स्टेटस है? एक्सपोर्टर्स को बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का सामना है। ज़ाहिर के डॉलर 125-126 रुपए का हो गया, लेकिन फिर भी हमारा एक्सपोर्टर नहीं कमा रहा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड हैं। क्या कहेंगी? ये जी इस पे होगा काम, इस पे पेस्ट्री गवर्नमेंट भी काम कर रही थी, लेकिन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पिछले साल से काम रोक किया था। हम दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक एक बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे वज़ीर आज़म हम किसी से बदले नहीं लेने आए। जितनी भी पिछली हुकूमतों की अच्छी पॉलिसियाँ थीं उन पर हम काम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं होगा जो माजी की हुकूमतें करती थी कि जी आपका 5 साल मनसूबा, अब हम आए जी उसको शेल्फ कर दिया, अब कुछ और स्टार्ट करो। जितनी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, चाहे वो पैसे की हो चाहे वो मेहनत की हो, उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कि इस वक्त आपसे हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उसी से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और लाहौर में इस वक्त अनवार हाशमी साहब इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। डॉलर 150 के करीब जो है वो देखा जा रहा है। एज डॉक्टर कैसर बंगाली कह रहे हैं बिजली गैस मज़ीद महंगी होगी। इसके ऊपर जो खुद पीटीआई का वोट बैंक है वो कहां तक सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि कैसर बंगाली साहब ये भी बोल रहे हैं कि ये मजाक होगा कहना कि गरीब आवाम के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली तमाम सार्फिन गरीब आवाम के ऊपर ही बोझ आएगा। जी अभी पहले 60 दिनों में गरीब आवाम से हेलमेट के नाम पे 1000 रुपये चलान किया जा रहा है, डंपर वाले मजदूर को 10,000 रुपये चलान किया जा रहा है। आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहे थे कि मोटरसाइकिल वाले को 1000 रुपये अलाउंस दिया जाए। तो ये वो हेलमेट से कमाने वाली गवर्नमेंट है जिसने 50 लाख अभी घर भी देने हैं और 1 करोड़ मुलाजमतें भी देनी हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट का नक्शा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अभी इब्तदाई तौर पे आवाम को कुछ दिखाने के लिए इनका प्लान नाकाम हो गया है। बड़े बड़े प्लान लेके आए हैं, लेकिन जो इब्तदाई रिलीफ है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसने सब्सिडी कैसे अरेंज करनी है। इसके बगैर अगर ये जो जून में बजट आएगा तो आवाम बहुत शोर मचाएगी, और इसलिए इसको फौरी तौर पे, जिस तरह अगर आप बेल आउट ये पैकेज ले रहे हैं तो यहाँ भी आपको आवाम को भी ऐसा पैकेज देना चाहिए जो पिछली लास्ट वर्डिक्ट जो है वो डॉक्टर कैसर साहब से लेते हैं। सर, आगे आने वाला वक्त काफी परेशान कुन है, क्या कहेंगे? अगर आपने 30-40 साल गलती की है तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, वक्त मुश्किल होगा, लेकिन ये हुकूमत पे इन्हिसार है कि इस जो दर्द है इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो माजी में भी हम इस दौर से गुजरे हैं, पहली दफ़ा ये बहरान नहीं आया फॉरेन एक्सचेंज का, और पहली दफ़ा IMF के पास नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है कि ये हुकूमत अगर गई है तो किन हालात में गई है और क्या जस्टिफिकेशन है, ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर कैसर बंगाली, और अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि कल क्या मौक़िफ़ सामने आता है IMF प्रोग्राम के हवाले से ऑपोजिशन का। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।